स्वागत करता हूं आपका शार्प लर्निंग एप्लीकेशन एंड सरकारी जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। और सबसे पहले तो मैं भाई आज क्षमा प्रार्थी हूं कि आज की क्लास जो है वो थोड़ी सी डिले हुई है और कल से जो हमारी क्लास होगी वो बिल्कुल ऑन टाइम होगी। इसके बाद भी जो 3 बजे वाली जो क्लास होगी वो भी हमारी ऑन टाइम क्लास होगी। आज का हमारा डे 1 था, पहला दिन था, तो पहला दिन थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन वो एक कहावत है ना कि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, तो बस उसी को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल भी डिले नहीं करेंगे। और जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि हमारा जो 30 डेज़ का जो प्लान है उस प्लान के अंतर्गत जो है वो हम काम करेंगे। और इस प्लान के अंतर्गत आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, कुछ भी इसमें छोड़ेंगे नहीं, हम सब कुछ इसमें कवर करेंगे। तो मैं आज डे 1 लेकर आया हूँ, हिस्ट्री का पहला सेशन, और इस सेशन में हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। आज हमारा डे 1 है और डे 1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने मौजूद, बहुत प्यारा प्रश्न है, और प्रश्न को सॉल्व करने का जो हमारा तरीका है वो क्या रहेगा उसकी भी मैं आपको बात बताऊंगा, है ना। चलिए तो बढ़ते हैं भाई, प्रश्न को पढ़िए। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए अंजिरा, ऑप्शन नंबर बी दम्ब सादात, ऑप्शन नंबर सी कलीगुल मोहम्मद, ऑप्शन नंबर डी मेहरगढ़। अच्छा, अगर हम बात करें कि इसमें 2 चीज़ें दी गई हैं, पशुपालन और कृषि, है ना। जब आपको पढ़ाया गया था पाषाण काल, तो उस पाषाण काल के अंतर्गत मध्य पाषाण काल की जब हमने बात की थी, तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन जो है वो शुरुआत हुआ था, और नव पाषाण काल में शुरुआत हुई थी आपकी किसकी? क्या वॉइस आ रही है? वॉइस क्लियर है? चलिए भाई, वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है ये मुझे बता दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आज का जो है हमारा, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हमने इसमें देखा कि कृषि की शुरुआत जो है वो नव पाषाण काल से हुई है, पशुपालन की जो शुरुआत है वो आपकी मध्य पाषाण काल से हुई है, और फिर मैंने आपको बताया कि 4 ऑप्शन है आपके सामने। इसमें एक अंजिरा है जो कि वर्तमान समय में बलूचिस्तान में स्थित है, दूसरी एक साइट है जिसका नाम है दम्ब सादात, ये भी बलूचिस्तान में स्थित है। कलीगुल मोहम्मद की जब हम बात करेंगे तो ये भी आपकी कहाँ पर है, जो है कलीगुल मोहम्मद है, ये आपकी बलूचिस्तान में ना होकर इसको पाकिस्तान में लिखिए। कहाँ पर? पाकिस्तान, और पाकिस्तान का एक क्षेत्र है जिसको हम बोलते हैं कहाँ, सिंध प्रांत। तो पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है उस क्षेत्र में है आपका कलीगुल मोहम्मद। फिर हम बात करते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है ये भी आपका पाकिस्तान में है, ये भी आपका बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। तो कृषि के जो साक्ष्य हैं वो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य आपके कहाँ से? मेहरगढ़ से मिले हैं। तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपका मेहरगढ़ बलूचिस्तान की साइट है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर वर्तमान के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, वर्तमान के अकॉर्डिंग अगर आप देखें
तो एक नया क्षेत्र जो है वो खोजा गया है जिसका नाम है लहुरा देव। ये बिल्कुल करंट अफेयर से रिलेट करके मैं इसको जोड़ के बता रहा हूं आपको। प्रेजेंट टाइम में एक स्थल खोजा गया है लहुरा देव, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में यूपी में स्थित है। मेहरगढ़ से भी प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य जो मिले हैं वो आपके कहां से मिले हैं? लहुरा देव से मिले हैं। यानी अगर वर्तमान समय में यहां से प्रश्न उठाता है कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो कहां से मिले हैं, तो आप लहुरा देव बताएंगे, ठीक है। लेकिन अगर लहुरा देव ऑप्शन में नहीं है तो आपका आंसर मेहरगढ़ होगा। मेहरगढ़ से गेहूं जौ को उगाने के साक्ष्य जो है वो मिले हैं। अगर आपसे पूछ ले कि चावल को या धान को उगाने के प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं, तो एक जगह है जिसका नाम है कोल्डी हावा। क्या नाम है? कोल्डी हावा। और कोल्डी हावा जो है वो आपकी कहां पर? उत्तर प्रदेश में स्थित है। कोल्डी हावा जो है वो कहां पर? उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहां से चावल के उगाने के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए हैं प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? निम्न में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? ये कैल्कोलिथिक नहीं है, ये एक्चुअल में ये जो शब्द है ना ये है चाल्कोलिथिक। क्या है? चाल्कोलिथिक। अब इस चाल्कोलिथिक जो शब्द है ना, इस शब्द के अंदर दो शब्द छिपे हुए हैं। कौन कौन से? एक है आपका चाल्को। क्या है? चाल्को। और दूसरा जो शब्द है वो है आपका लिथिक। अच्छा, लिथिक जो शब्द है, इसमें जो शब्द है लिथ शब्द जहां भी आ जाए, कहीं भी आपको दिख जाए, इसका मतलब हमेशा पत्थर होगा। लिथिक जो या लिथ जो शब्द है इसका सीधा सीधा मतलब होता है पत्थर। और चाल्को शब्द का मतलब क्या होता है? चाल्को शब्द का मतलब होता है कॉपर। क्या होता है? कॉपर, या फिर हिंदी में आप इसको कह दो तांबा। ठीक है ना? तो तांबा और पत्थर का जो काल है उसे हम बोलेंगे चाल्कोलिथिक। अब इसमें क्या कोई ऑप्शन बन रहा है? तो आपने ऑप्शन देखा, ऑप्शन नंबर सी, ताम्र पाषाण काल। ताम्र का मतलब है तांबा, पाषाण का मतलब है पत्थर का युग, यानी कॉपर स्टोन एज को ही क्या बोलते हैं? चाल्कोलिथिक युग का नाम देते हैं। अच्छा, पुरापाषाण काल की अगर हम बात करते हैं तो यहां से मानव का इतिहास शुरू होता है ना। मानव का जो इतिहास है वो कहां से शुरू होता है? तो आप कहेंगे मानव के इतिहास की शुरुआत पुरापाषाण काल से होती है। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कृषि की शुरुआत कहां से होती है, तो आप कहेंगे कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल से होती है। नवपाषाण काल से होती है। अच्छा, मान लो आपसे अगर पूछे कि भारत में लौह युग की शुरुआत कब से मानी गई है, तो 1000 ईसा पूर्व से मानी गई है। और 1000 ईसा पूर्व से लोहे के पहले साक्ष्य जो है वो मिले हैं। कहाँ से? तो एक जगह है जिसका नाम है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा जो कि एटा उत्तर प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, अतरंजी खेड़ा एटा उत्तर प्रदेश में एक स्थान है जहां से लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं कि 1000 BC में जो है वो लोहे का यूज जो है वो होना स्टार्ट हो चुका था। अभी हाल ही में जो है आपका जो तमिलनाडु है, उस तमिलनाडु से भी एक साइट मिली है जहां से ये पता चला है कि नहीं, इससे पहले भी भारत में लोहे का प्रयोग होता था, लेकिन वो अभी वर्तमान में करंट अफेयर से रिलेटेड जो है मामला है उसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तीसरा प्रश्न। भाई सभी लोग जो है वो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। बिल्कुल वीडियो को जैसे जंगल में आग फैलती है ना, बिल्कुल वैसे फैला दो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इस क्लास का जो है वो लाभ पहुंच पाए, यही हम जो है वो चाहते हैं, यही हमारी पूरी टीम का प्रयास है। तो बिल्कुल इसी प्रयास को जो है वो ध्यान में रखते हुए, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें भाई। चलिए और जल्दी से करें प्रश्न का आंसर। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? यानी यहां पर यह पूछ रहा है कि जो मानव है उस मानव का कोई कंकाल या हम बात करें कोई फॉसिल्स या जीवाश्म जो है वो किस नदी घाटी से। तो भारत में मानव के जो सबसे प्राचीन अवशेष जो प्राप्त हुए हैं वो किससे? वो नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। किससे प्राप्त हुए हैं? नर्मदा नदी घाटी। नर्मदा नदी जो है ये ध्यान रखिएगा MP के बैतुल के पठार से उत्पन्न होती है ये नदी, और आपका अरब सागर में जाके खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अच्छा, अगर हम बात करें यमुना नदी जो है वो आपकी कहाँ से? बंदर पूंछ, या फिर कभी कभी ऐसे ऑप्शन में दे रखा होता है क्या, यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है और प्रयागराज में जाकर जो है वो आपकी मिल जाती है ये गंगा नदी में। अच्छा, गंगा नदी जो है
इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो गंगा नदी की उत्पत्ति गोमुख, अगर गोमुख ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप क्या बोलेंगे? गंगोत्री। क्या बोलेंगे? गंगोत्री। यहाँ से उत्पन्न होकर जो है ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ताप्ती नदी की जब हम बात करते हैं, अच्छा नर्मदा नदी, अच्छा जो ताप्ती नदी है इसके सामने लिखिएगा क्या? बेतुल का पठार, है ना, बेतुल का पठार। और नर्मदा के सामने आपको क्या लिखना है? नर्मदा के सामने आपको लिखना है अमरकंटक। क्या लिखोगे भाई? अमरकंटक लिखोगे, ठीक है ना। वो बेतुल ताप्ती के सामने लिखना था, जबकि नर्मदा के सामने लग गया, तो ये तो हटा देना। तो यहाँ से मानव का जो सबसे पुराना जो जीवाश्म है वो कहाँ से? तो नर्मदा नदी घाटी, ये ऑप्शन है आपका। और नर्मदा नदी जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ से? तो मैंने आपको बता ही दिया है कि अमरकंटक से उत्पत्ति जो है वो होती है नर्मदा नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? अच्छा, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, जो भीमबेटका की यहाँ पर जो बात हो रही है, ये भीमबेटका है क्या? ये भीमबेटका की गुफाएं हैं। और यहाँ से बहुत सारे चित्र मिले हैं, बहुत सारे चित्र। ये पूरे भारत के अंदर अगर आप देखें तो चित्रकला के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यही हैं। चित्रकला के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यही हैं भीमबेटका की गुफाओं में। अच्छा, इस चित्रकला को प्रागैतिहासिक चित्रकला के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक चित्रकला के नाम से इसको जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं इसको? प्रागैतिहासिक चित्रकला कहते हैं। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं इनमें जो चित्रकला है, यहाँ पर पशु पक्षी हैं, इंसान को युद्ध करते हुए, ठीक है, यानी ज़्यादातर जो प्राकृतिक मानव है वो प्राकृतिक मानव से संबंधित जो चित्र हैं वो आपके बने हुए हैं। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर हैं आपकी? वो आपकी मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, मान लो अगर आपसे पूछ ले पाषाण काल की ऐसी किसी साइट का नाम बताइए जो तमिलनाडु में स्थित है, तो उसका नाम आपको ध्यान में रखना है पय्यमपल्ली। क्या नाम है? पय्यमपल्ली एक वेबसाइट है, या हम ये कहें कि एक साइट है, एक स्थल है, एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, पुरातात्विक जो है साइट है, जो कि आपकी तमिलनाडु में स्थित है। पय्यमपल्ली ध्यान रखना है। भीमबेटका कहाँ है? तो भीमबेटका आपकी एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सूची 1 और सूची 2 दोनों का मिलान आपको करना है। नवपाषाण काल से संबंधित कुछ स्थल दे रखे हैं, उन स्थलों को राज्यों के साथ जो है वो मैच करना है। मुझे जहां तक अंदाजा है इस प्रकार का प्रश्न कभी भी आपसे एग्जाम में गलत नहीं हो सकता है। आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका आपका क्या होगा, वो यहां पर आपको देखना है। चलिए, जैसे मान लीजिए अभी अभी मैंने आपको बताया कि पय्यमपल्ली कहां पर है? पय्यमपल्ली तमिलनाडु में है। तो हमने क्या किया? डी को 1 से मैच कर दिया। हमने देखा कि डी का 1 किस में आ रहा है? डी का 1 एक ही में आ रहा है। देखो किस ऑप्शन में आ रहा है? सी ऑप्शन में। इसका मतलब केवल एक ऑप्शन की अगर आपको जानकारी है तो आपका ऑप्शन नंबर सी टिक हो जाएगा। चलो और टिक करते हैं भाई, और देखते हैं और दिमाग लगाते हैं। गुफ कराल आपका कहां पर है? एमपी में। सी का क्या आ रहा है? 2। सी का 2 देख लो आप। सी का 2 किस में जा रहा है? सी का 2 जो है वो आपका जा रहा है, ये रहा, इसी में जा रहा है केवल, और किसी में नहीं है, और किसी में नहीं है सी का 2। अगर आप देखें चिरांद कहां पर है? तो चिरांद आपका बिहार में है, अपना बिहार, ठीक है। चिरांद जो साइट है ये मौर्य काल की साइट है। चिरांद, यहाँ से तांबे की एक प्लेट मिली हुई है जिसमें ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा हुआ है ना। तो चिरांद जो है वो आपका बिहार। उत्तनूर बचा केवल। उत्तनूर कहाँ पर है? तेलंगाना में है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका आंसर बन जाएगा। आसानी से बिल्कुल इसको देख सकते हैं जो भी प्रश्न है आपके, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भाई? 6वां प्रश्न। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करिए, और इसमें जो है एक तरफ ताम्र पाषाण काल के स्थल दे रखे हैं। ताम्र पाषाण काल मतलब यानी मानव के इतिहास का वह काल जहां पर मानव ने सबसे पहली धातु का प्रयोग किया था। मानव ने सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया है अपने जीवन में वो कौन सी है? वो तांबा है। उसी काल को हम बोलते हैं ताम्र पाषाण काल। क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं ताम्र पाषाण काल। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर अगर आप देखें, जैसे आहार संस्कृति का संबंध आपका राजस्थान बनास से है, तो आपका ए का क्या बन रहा है? 4। अब आप ये देखो कि इसमें ए का 4 कहां भाई? ऑप्शन को आपने केवल एक ही जानकारी है आपके पास, लेकिन आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ये इनको आप आसानी से मैच कर सकते हो। कैसे? आपने देखा आहाड़ राजस्थान,
आपका ए का क्या बन रहा है 4, ए का 4 एक ही में तो बन रहा है मेरे भाई, ए का 4 अगर एक ही में बन रहा है तो ऑप्शन नंबर सी आपका वैसे ही टिक हो गया कि नहीं हो गया, ऑप्शन नंबर सी टिक हो जाएगा। इसका मतलब ए का 4, तो बी का क्या बनना है, बी का ऑप्शन के अकॉर्डिंग 3 बनेगा, तो बी का 3 मैच कर दीजिए कि जो आपका कायता है वो काली सिंध नदी वाला क्षेत्र है। स्वालदा की जब हम बात करते हैं तो आपका सी का क्या बन रहा है, सी का 1 बन रहा है। स्वालदा जो है वो आपका ताप्ती नदी, ये तामी नदी है, तामी नहीं है ताप्ती नदी है, ताप्ती है ना, ताप्ती। फिर आपका जो मालवा है वो आपका जुड़ा हुआ है, मालव संस्कृति जो है वो नर्मदा नदी से। ऐसे करके आप यहाँ से जो है ऑप्शन बना सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए आराम से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां प्रश्न, बहुत प्यारा प्रश्न है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। देखो अगर आप इतिहास को अगर आप देखें, है ना, अगर आप पूरे के पूरे इतिहास को पढ़ना चाहते हैं, ये मानव के इतिहास की बात हो रही है, पूरे के पूरे मानव का इतिहास अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मानवीय इतिहास को आप 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में। एक को हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, या इसको प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल, या इसको हम बोलेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरे को हम बोलते हैं आपका आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, या इसके लिए शब्द आता है आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है। तीसरा जो है वो है आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए आपका जो शब्द आएगा इंग्लिश में वो आएगा हिस्टोरिक पीरियड। अब अगर हम यहाँ पर ये देखें कि ये किस बेस पर बांटा है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ये मानवीय इतिहास को किस बेस पर बांटा गया है, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि जब भी हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास को हम 2 आधारों पर जो है वो बांटते हैं कि जो मानव था उस मानव का लिटरेरी जो एविडेंस है वो मिला है कि नहीं मिला है, आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस है वो मिला है कि नहीं मिला है, यानी पुरातात्विक साक्ष्य, और पुरातात्विक साक्ष्यों के अलावा जो साहित्यिक साक्ष्य हैं वो दोनों मिले हैं कि नहीं मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल का जो मानव है इसका साहित्यिक साक्ष्य जो है वो प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि इस समय का मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। केवल और केवल इनके द्वारा उपयोग में लाए गए जो उपकरण हैं वो उपकरण हमें मिले हैं, उन उपकरणों के आधार पर हमने इन लोगों का इतिहास लिखा है। केवल और केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इसका मिला है, जो है लिटरेरी एविडेंस इसका नहीं मिला। अच्छा, इसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिला है आद्य ऐतिहासिक काल में, और आपका जो लिटरेरी एविडेंस है वो भी मिला है, लेकिन समस्या ये है कि ये लोग क्या लिख के गए, उस स्क्रिप्ट को, उस लिपि को हम पढ़ नहीं पाए, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल बोल दिया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो साहित्य है वो मिला भी है और उसको हमने पढ़ा भी है। यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है उसको भी जो है उसका यूज भी जो है वो इतिहास को लिखने में किया गया है। तो ऐसी स्थिति में हम बोल सकते हैं कि हमें वो काल देखना है, भाई हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की पूछ रहा है, तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो उस समय के जो लोग थे वो बहुत सारी चीज़ें लिख के गए हैं, लेकिन क्या लिख के गए हैं ये हमें नहीं पता है, क्योंकि हम उनकी लिपि को पढ़ ही नहीं पाए। तो किस काल में आएगा, आद्य ऐतिहासिक काल में आएगा। तो आद्य ऐतिहासिक काल कहीं दिख रहा है ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, है ना। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आएगा आपका सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। अच्छा, अगर मान लो आपसे पूछता है कि कार्बन डेटिंग मेथड के आधार पर सिंधु सभ्यता का जो समय है वो क्या डिसाइड किया गया है, तो आप इसको लिखेंगे 2350 बीसी से 1750 बीसी। ध्यान रखिएगा, यानी जो कार्बन डेटिंग मेथड के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो काल निर्धारण है वो आपका 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक का जो समय है वो इसके लिए बोला गया है। वहीं अगर हम बात करें कि जो सिंधु नदी घाटी की सभ्यता है, इस सिंधु नदी घाटी की जो लिपि थी वो क्या थी, तो उसको हम बोलते हैं भाव चित्रात्मक लिपि थी। कौन सी लिपि थी, भाव चित्रात्मक लिपि का जो है वो प्रयोग यहाँ पर होता था। सबसे पहला हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा ही था। हड़प्पा जो है वो आपका रावी नदी के कौन से जो है बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा के अलावा फिर जो है वो मोहनजोदड़ो खोजा गया था। जो आपका हड़प्पा है वो वर्तमान में पाकिस्तान में है।
जो आपका मोहनजोदड़ो है वो भी वर्तमान में पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो की जब हम बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो जो नगर है उस नगर की जब हम बात करेंगे तो ये हड़प्पा सभ्यता के सभी नगरों में से सबसे बड़ा नगर माना जाता है, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की ट्विन कैपिटल थी, मतलब दो राजधानियां मानी जाती हैं, पहली राजधानी हड़प्पा और दूसरी राजधानी मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख जो बंदरगाह है वो बंदरगाह है आपका लोथल, ध्यान रखिएगा। एकमात्र बंदरगाह हड़प्पा सभ्यता का कौन सा? लोथल, जो कि वर्तमान समय में गुजरात में खम्बात की खाड़ी में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर है, ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया, श्वेता कुमारी जी कह रही हैं हड़प्पा मांटगोमरी जिले में, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। 8वां प्रश्न क्या कहता है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अगर मुझे लगता है कि अगर आपने जो मेरी क्लास है हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड, उस हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो प्रमुख विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं वो, तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत पक्की ईंटों का प्रयोग जो है वो किया गया है। हड़प्पा सभ्यता के समय में सड़कें जो है वो समकोण पर काटती थी। हड़प्पा सभ्यता के समय में कई प्रकार की कलाएं, वास्तुकलाएं जो हैं वो आपकी देखने को मिलती हैं। तो देखो, एक ऑप्शन तो ये मिल रहा है कि पक्की ईंटों से बनी इमारतें जो है वो मिली हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा अगर आप देखें तो कला और वास्तुकला के यहाँ पर जो साक्ष्य हैं, जो नमूने हैं वो भी मिले हैं, ठीक है। कई सारे पूजा स्थल भी मिले हैं यहाँ से, मेहराब वगैरह के जो साक्ष्य हैं वो यहाँ से नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो जो आपका ऑप्शन है वो क्या है? एक से अधिक बन रहा है ना भाई। ऑप्शन क्या बन रहा है? एक से अधिक आंसर इसमें सही दिखाई दे रहे हैं ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? या तो उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से ज्यादा आंसर बन रहे हो, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मिथिलेश, आरू क्वीन, अभिनव सागर, सोनम दुबे, नीतीश कुमार, श्वेता जी, चलिए बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये है कि आपने प्रश्न का आंसर एकदम सही किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, 9वां प्रश्न। दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी मानी जाती है? सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि किसी भी सभ्यता को, अगर हम सभ्यता क्यों कह रहे हैं, सभ्यता का मतलब क्या होता है? सभ्यता का मतलब क्या होता है? इसके अलावा संस्कृति का मतलब क्या होता है? कल्चर क्या है भाई? अच्छा, जैसे अगर हम बात करें कल्चर, तो कल्चर दो प्रकार का होता है। संस्कृति जो है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है आपका फिजिकल, है ना, या हम ये कहें कि मूर्त संस्कृति और अमूर्त संस्कृति। जो चीजें हमें आंखों से दिखाई दे रही हैं, जैसे मान लो हड़प्पा सभ्यता के समय में कोई भवन बना, वो हमें मिला है कि भवन मिला है। हड़प्पा सभ्यता के समय में हमने कहा कि स्विमिंग पूल जो है वो मिला है, तो हमने देखा कि अच्छा स्विमिंग पूल जो है। हड़प्पा सभ्यता के समय का एक स्टेडियम जो है वो मिला है। हड़प्पा सभ्यता के समय का चेस बोर्ड मिला है। तो जो चीजें हमें भौतिक रूप से दिख रही हैं ना, वो सभ्यता के अंतर्गत आएंगी, है ना। यानी जो आपकी मूर्त संस्कृति होती है उसी को हम सभ्यता बोलते हैं। अब यहां पर ये पूछ रहा है कि प्राचीन सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता के पैरेलल एक सभ्यता जो है वो विकसित हुई थी, उसका नाम था मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया किसको बोला जाता है? इराक को। अच्छा, मेसोपोटामिया की जब आप बात करते हो ना, तो इसमें दो नदियों का नाम आपको ध्यान रखना है। एक नदी है दजला और दूसरी है फरात। ये पुराने नाम है, दजला और फरात नदियों के पुराने नाम है। वर्तमान नाम पूछ ले कि दजला नदी का नया नाम बताइए और फरात नदी का जो है नया नाम बताइए, तो क्या बताएंगे? तो यहां पर जो फरात नदी है इसका नाम है आपका वर्तमान नाम यूफ्रेटस नदी, और जो फरात नदी है, जो दजला नदी है, उसका नाम है टिग्रिस नदी। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही नदियां कहाँ की? इराक की नदियां हैं। इन नदी घाटियों में मेसोपोटामियाई सभ्यता का उद्भव हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के पैरेलल ये चलती रही है, लेकिन इसकी उत्पत्ति या इसका जो उद्भव है वो हड़प्पा सभ्यता से पहले का माना जाता है। हालांकि हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामियाई सभ्यता से कई आगे थी, क्योंकि मेसोपोटामिया के अंतर्गत जो है कच्ची ईंटों का प्रयोग, सड़कें जो हैं वो बहुत अच्छी नहीं मिलती हैं। मेसोपोटामिया के अंतर्गत अगर आप बात करें तो जो सड़कें हैं वो समकोण पर नहीं काटती हैं। मेसोपोटामिया के अंतर्गत जो है बेहतर भवन निर्माण कला नहीं थी, ईंटों का प्रयोग कम से कम मिलता है। लेकिन जो आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से काफ़ी बेहतर थी। अच्छा, ये इजिप्शियन या जिसको हम बोलते हैं मिस्र की सभ्यता, ये इजिप्शियन या मिस्र की जो सभ्यता है ये मेसोपोटामियाई सभ्यता के बाद की सभ्यता है। मैंने आपको
जब ये टॉपिक पढ़ाया था तो उस समय बताया था कि जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है, इन लोगों का व्यापार किसके साथ चलता था? तो व्यापार चलता था आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ और मिस्र की सभ्यता के साथ। मेसोपोटामिया का एक शासक भी था जिसका नाम था सारगोन। उस सारगोन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। उस अभिलेख में जो हड़प्पा सभ्यता है उसके साथ उसके संबंध जो है वो देखने को मिलते हैं। इसका मतलब इस सभ्यता के साथ हमारे व्यापारिक जो संबंध थे वो बने हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? देखो कितना शानदार प्रश्न पूछा गया है। ये पूछ रहा है कि उस जानवर का नाम बताइए जो सिंधु नदी घाटी के सभ्यता के लोगों को जिसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे? तो मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि जो मोहनजोदड़ो नगर है, उस मोहनजोदड़ो नगर से एक मोहर प्राप्त हुई है जिस पर चित्र बना हुआ है किसका? तो एक योगी का चित्र बना हुआ है। मतलब योग की मुद्रा में जो है एक साधु बैठा हुआ है ना। भगवान भोलेनाथ मान सकते हैं उनको, है ना। पशुपतिनाथ वैसे बोला जाता है उनको। तो जो मोहर मिली है उस पर उनका चित्र बना हुआ, उसमें योग की मुद्रा में बैठे हुए हैं। अब ये हाथ है कौन सा? दायाना। और ये हाथ है कौन सा? बायां। दायां हाथ पावरफुल होता है। तो इधर की साइड में जो जानवर हैं वो हाथी और बाघ, ठीक है। लेफ्ट साइड जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होता है, कमजोर होता है थोड़ा सा ये वाला हाथ। तो इधर जो है वो क्या है? गेंडा और भैंसा। और जस्ट नीचे जो योगी हैं उनके नीचे एक चित्र बना हुआ वो हिरण का है। अब आप देखो, जैसे अगर हम बात करें बैल, तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सबसे उपयोगी पशु, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सबसे उपयोगी पशु अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप कहेंगे बैल है। क्या है? बैल, ठीक है। इसके अलावा कुवड़ वाला सांड वो भी मिलता था, ठीक है। हाथी मैंने अभी बताया, हाथी भी मिला है, लेकिन घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि घोड़ा और घोड़े के अलावा गाय दोनों की जानकारी नहीं थी तो ये याद कर लेना, हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़ा और गाय से परिचित नहीं थे। हालांकि एक स्थल है जिसका नाम है सुरकोतड़ा। क्या नाम है? एक स्थल है जिसका नाम है सुरकोतड़ा। वहां से इनके कंकाल मिले हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि गाय और घोड़े के कंकाल तो मिले हैं, लेकिन ये जंगली गाय और जंगली घोड़ा हुआ करते थे। ये हड़प्पा सभ्यता के लोग इन जानवरों को नहीं पालते थे, ना ही इन जानवरों के बारे में उनको कोई जानकारी थी। तो इसका मतलब आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा। घोड़ा आंसर जिन्होंने भी किया है उनका आंसर एकदम सही है। बहुत शानदार है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भाई? 11वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल मिला है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हल से प्रश्न पूछा जाए तो ऐसी स्थिति में आपको दो चीजें सोचनी है। हल दो जगह से मिला है। हल कहां से मिला है? दो स्थानों से। कौन कौन से स्थान है वो प्यारे साथियों? तो एक है मेरे प्यारे साथियों बनावली। बनावली आपका कहां पर है? तो ये बनावली आपका पड़ता है हरियाणा, हिसार। एक स्थल है आपका क्या? कालीबंगा। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और हल भी मिला है। कालीबंगा आपका कहां पर पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। मान लो आपसे प्रश्न ऐसे पूछ ले कि कालीबंगा का अर्थ बताइए, तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे कि कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां जो है वो अर्थ होता है कालीबंगा का। ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। अब मैंने आपको बताया कि टेराकोटा का हल दो जगह से मिला है। आपका हल दो जगह से मिला है, बनावली से और कालीबंगा से। तो भाई ऐसी स्थिति में बनावली भी आंसर हो गया, कालीबंगा भी हो गया। अब आंसर कैसे टिक करेंगे? तो आंसर तो आपको ई टिक करना पड़ेगा ना। उपयुक्त में एक से अधिक आंसर है भाई। उपयुक्त में एक से अधिक जो है आंसर मिल रहा है ना। अच्छा मान लो आपसे कहे कि ये धौलावीरा स्थल कहाँ का है बताइए, तो आप कहोगे धौलावीरा जो है वो आपका गुजरात में पड़ता है मेरे प्यारे साथियों। कहाँ पर? गुजरात में पड़ता है। अगर मान लो आपसे प्रश्न पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता के उस स्थल का नाम बताइए जहां से चेस बोर्ड मिला है, तो आप कहेंगे हड़प्पा जो है कौन सा नगर है? धौलावीरा है।
अगर मान लो आपसे प्रश्न पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता के उस नगर का नाम बताइए जिस नगर से तालाब मिले हैं बहुत सारे, तो उस नगर का नाम धोलावीरा है। अगर प्रश्न आपसे पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता के उस नगर का नाम बताइए जहां जल संकट की स्थिति थी, तो मेरे प्यारे साथियों आप कहोगे वो नगर धोलावीरा है, वो नगर धोलावीरा है। ठीक है। अच्छा, जुते हुए खेत के साक्ष्य आपको कहां से मिले हैं? तो जुते हुए जो खेत के साक्ष्य हैं वो आपके मिले हैं कालीबंगा से। ठीक है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखना है। अच्छा, मान लो अगर आपसे पूछ ले कि एक बंदरगाह जो है वो कहां से मिला है, तो बंदरगाह जो है वो आपका मिला हुआ है कहां से? लोथल। लोथल आपका कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? तो ये गुजरात में स्थित है। कहां पर? गुजरात में स्थित है। बहुत अच्छे। जल प्रबंधन प्रणाली यानी तालाब हैं, और तालाबों में क्या किया जाता होगा? वाटर हार्वेस्टिंग या जल संरक्षण जिसको हम बोलते हैं। और जल संरक्षण की आवश्यकता कब पड़ी होगी? जब जल संकट की स्थिति होगी, तभी तो हम जल का संरक्षण करेंगे मेरे प्यारे भाइयों, है कि नहीं? तो चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर जो आपका ऑप्शन है ना वो ई हो जाएगा। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कि जो हमारे प्रश्न हैं इस प्रश्न का जो आंसर हो गया वो आपका क्या हो गया? ई हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें एक से अधिक आंसर बन रहा था। इसमें एक से अधिक आंसर बन रहा था, यानी आपके आंसर बन रहे थे कितने? तो आपके आंसर बन रहे थे प्यारे साथियों 2। क्योंकि जो बनावली है वो आपका हरियाणा का स्थल है, उस बनावली नामक स्थल से भी आपके तो जो है हल मिले हैं, और इसके अलावा जो आपका कालीबंगा है उस कालीबंगा से भी आपका हल मिला हुआ है। कालीबंगा से जो हल मिला है मैंने आपको बताया है कि वहां पर जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। अच्छा, मान लो एक प्रश्न और पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वो अपवाद में और माना जाता है। इस प्रकार का प्रश्न आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मान लो एक प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता के उस नगर का नाम बताइए जहां कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, पक्की ईंटों का नहीं। तब ऐसी स्थिति में आपका आंसर कालीबंगा होगा। यानी कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का वो महानगर है जहां पर घर बनाने के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग जो है वो किया गया है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि जो आपका कालीबंगा है उस कालीबंगा से रिलेटेड एक फैक्ट और पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता के उस नगर का नाम बताइए जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं। वक्राकार ईंटें मिली हैं, तो वक्राकार ईंटें या टेढ़ी मेढ़ी जो ईंटें हैं वो ईंटें कहां से मिली हैं मेरे प्यारे साथियों? तो वो कालीबंगा से ही मिली हैं। ठीक है। एक प्रश्न ऐसे पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता के उस स्थल का नाम बताइए जहां पत्थर के मनके बनाए जाते थे, जहां से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, जहां से काजल के साक्ष्य मिले हैं। मतलब कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध महानगर का नाम बताइए, तो आप कहते हैं चनूदड़ो। आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि वो महानगर चनूदड़ो था। आपसे मान लो प्रश्न पूछा गया कि जो है हड़प्पा सभ्यता के उस महानगर का नाम बताइए जहां से मेकअप बॉक्स मिला है, तो मेकअप बॉक्स कहां से मिला है? जो है हड़प्पा से मिला है। प्रश्न आपसे पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित उस महानगर का नाम बताइए जहां से एक कब्रिस्तान मिला है, तब आप कहेंगे हड़प्पा से मिला है। उस कब्रिस्तान का नाम क्या है प्यारे साथियों? R37। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई सभी। 12वां प्रश्न क्या कहता है? किस हड़प्पा स्थल पर हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? ओ माय गॉड, अभी तो बताया है, अभी तो बताया है कि नहीं, कि हड़प्पा सभ्यता का ऐसा स्थल जहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं वो कौन सा है? कालीबंगन या कालीबंगा। कालीबंगन या कालीबंगा की जब हम बात कर रहे हैं तो ये वो स्थल है जहां से साक्ष्य मिले हैं आपके किसके? तो जहां से साक्ष्य मिले हैं आपके जो है जुते हुए खेत के। मैंने आपको बताया कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। अच्छा, लोथल क्या मिला है? यहां से बंदरगाह मिला है मेरे प्यारे साथियों। क्या मिला है? बंदरगाह। इसके अलावा हवन कुंड मिले हैं, है ना? हवन वेदिकाएं कह दो या हवन कुंड कह दो, बात एक ही है। हवन कुंड के साक्ष्य भी यहां से प्राप्त हुए हैं। फिर हम बात करते हैं आपका बनावली। बनावली की जब हम बात करेंगे तो बनावली जो है यहां से मैंने आपको बताया हल। इसके अलावा जौ के साक्ष्य मिले हैं। किसके? जौ के साक्ष्य। जौ के अलावा अच्छी किस्म के चावल के साक्ष्य जो है वो यहां से प्राप्त हुए हैं बनावली से। ठीक है, तो आपका आंसर इसका क्या हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13वां प्रश्न।
करिएगा इस प्रश्न का आंसर। बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहते हैं। चलिए क्या कह रहा है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित जो है उन लोगों के नाम आपको यहां पर बताने हैं कि जो संबंधित नहीं रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं हड़प्पा से जो व्यक्ति जुड़े थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था दयाराम साहनी। क्या नाम था? दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो से जो व्यक्ति जुड़े हुए थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था राखल दास बनर्जी। क्या नाम था? राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी। अब इसमें हम ये देखते हैं कि आर.डी. बनर्जी, तो आर.डी. बनर्जी ये भी उत्खनन से जुड़े हुए थे, हड़प्पा सभ्यता की खोज में इनका बड़ा श्रेय रहा है। के.एन. दीक्षित भी जुड़े रहे हैं। ये M.S. वत्स यानी माधव स्वरूप वत्स पूरा नाम है इनका, है ना। अच्छा, ये V.A. स्मिथ जो है ना, ये एक अंग्रेज है, विसेंट स्मिथ। और विसेंट स्मिथ जो है इसने एक बहुत अच्छी सी किताब लिखी है, उस किताब का नाम आपको पता होना चाहिए, वेल्थ ऑफ नेशन। तो विसेंट स्मिथ जो है वो यहां पर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इसमें अगर आप देखें तो इसका जो आंसर होगा डी, विसेंट स्मिथ जो है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से नहीं जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, 14वां प्रश्न क्या कहता है। देवेंद्र कुमार, आरू क्वीन, नवीन कुमार, श्वेता कुमारी, सबका आंसर एकदम सही आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। बिल्कुल अपना उत्साह, अपना जोश बिल्कुल इसी तरीके से एग्जाम तक बनाए रखना है। आपका जोश जितना हाई होगा ना, एग्जाम क्वालिफाई होने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। बिल्कुल कछुए की चाल से चल रहे हैं, लेकिन हम चीज़ों को बेहतर तरीके से करेंगे, हर एक चीज़ को शानदार तरीके से पढ़ेंगे। प्रश्न क्या कहता है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? देखो मैं आपको बता दूं, जब बात मेरे प्यारे साथियों हड़प्पा की आए या फिर वैदिक काल की आए, तो 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। क्या क्या ध्यान रखने हैं? 2 पॉइंट। हड़प्पा काल के बर्तनों पर किस प्रकार के जो रंग हैं उन रंगों का प्रयोग किया जाता था, और वैदिक काल से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हड़प्पा काल का जब पूछा जाए तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे लाल एवं गेरुई, लाल एवं गेरुई मृदभांड। मृदभांड का मृद का मतलब होता है मिट्टी और भांड का मतलब होता है बर्तन, यानी मिट्टी के जो बर्तन है उन पर लाल और गेरुआ, गेरुआ भी तो हल्का हल्का सा लाल ही होता है, तो क्या आएगा? लाल। अच्छा, वैदिक काल की जब बात आती है कि जो वैदिक काल है, इस वैदिक काल में किस प्रकार के मृदभांड, तो आप कहेंगे चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड का संबंध आप बताएंगे वैदिक काल से, और लाल और गेरुई मृदभांड का संबंध आप हमेशा बताएंगे किससे? तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथियों? लाल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? लाल। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट होगा, ठीक है। अच्छा, एक यहीं से, हालांकि क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री का है, लेकिन साइंस वाला दिमाग लगा दो। RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू, इन तीनों को क्या कहते हैं? इन तीनों को बोलते हैं प्राइमरी कलर। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कलर इनको बोलते हैं, प्राथमिक रंग इनको बोलते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू को। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 72वीं BPSC की जो परीक्षा अगले वर्ष जो होने वाली है, उसके लिए हमारी टीम के द्वारा एक बहुत बेहतरीन सा बैच जो है वो लॉन्च किया गया है। और ये जो बैच है हमारा, इस बैच के अंतर्गत आपको कंप्लीट तैयारी जो है वो करवाई जाएगी, जिसके अंतर्गत आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक का जो चरण है वो सारे के ये तीनों चरण जो है वो आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे। बिल्कुल फाउंडेशन बैच रहेगा, और ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। बैच की जो फीस है वो भी बहुत मिनिमम रखी गई है, क्योंकि इसमें 3 फेज हैं, तीनों फेजों की तैयारी जो है वो आपको करवाई जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि ये बैच जो है वो 11 अगस्त से लॉन्च हो रहा है, लेकिन इसमें जो आपके एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं, वो एडमिशन इसमें आप ले सकते हैं। हाँ, इसमें एक सुविधा और दी गई है कि मान लो अगर आप सिलेबस को जल्दी कवर करना चाहते हैं तो इसमें रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको, और आपको मन है कि नहीं हमें लाइव क्लास करनी है तो साथ साथ लाइव क्लासेस भी चलेंगी। तो दोनों ही तरीके जो है वो इसमें उपलब्ध करवाए गए हैं आपको। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
15वां प्रश्न क्या कहता है, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा है। प्रश्न यह कह रहा है कि जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता है, उस सिंधु नदी घाटी सभ्यता का जो पतन है वो आखिर कैसे हुआ। तो सिंधु नदी घाटी सभ्यता के पतन के कई सारे कारण विद्वानों ने बताए हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि महामारी के कारण जो है वो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका पतन हो गया। कुछ कहते हैं जलवायु परिवर्तन, कुछ कहते हैं भूतात्विक परिवर्तन, कुछ कहते हैं बाढ़ के कारण, कुछ कहते हैं कि नहीं सूखा पड़ गया था उसके कारण जो है पतन हुआ था। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो आईआईटी खड़गपुर ने एक रिसर्च की थी। उस रिसर्च में ये बताया था कि लगातार 900 वर्षों तक बारिश नहीं हुई थी, और बारिश न होने के कारण सिंधु नदी घाटी जो सभ्यता है उसके अंतर्गत जो उत्पादन है वो उत्पादन की प्रक्रिया बाधित हुई। उत्पादन की प्रक्रिया के बाधित होने के कारण उद्योग धंधे जो है वो बिखर गए, व्यापार जो है वो बिखर गया, और जो लोग थे हड़प्पा सभ्यता के वो कहीं ना कहीं ग्रामीण संस्कृति की ओर जो है वो पलायन कर गए। तो वहीं से रिलेटेड प्रश्न था आपका 900 वर्ष। 16वें प्रश्न पे आ जाए भाई। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के, ये मगध नहीं है ये मगध है, मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए महाजनपद कितने थे मेरे प्यारे भाई। तो महाजनपदों की संख्या थी 16। एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। उस अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ में लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी, 16। उन 16 महाजनपदों में से 4 महाजनपद ऐसे थे जो बहुत शक्तिशाली थे। कौन सा? तो एक महाजनपद था जिसका नाम था अवंती, दूसरा था बज्जी, तीसरा था कौशल, और जो है फिर था आपका मगध, है ना सर। बोर्ड पीडीएफ, हाँ बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा मेरे भाई। पीडीएफ जैसे ही जो क्लास है आपकी समाप्त होगी वैसे ही आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दिया जाएगा। पीडीएफ मिलेगा आपको विद सॉल्यूशन, है ना। सारी चीज़ें आपके लिए आपको बताया ही गया है कि जब आपकी ये 30 डेज प्लान हम लोगों ने स्टार्ट किया है तो इसमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने देंगे, चाहे वो पीडीएफ हो, चाहे वो क्वेश्चंस हो, चाहे वो थ्योरी बेस्ड क्लासेस हों। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े 30 दिन के अंदर, चाहे दिन रात एक करना पड़े, हम आपको वो कंटेंट डिलीवर करेंगे जो आपको प्रीलिम्स में सिलेक्शन दिलाए, है कि नहीं। वही हमारा उद्देश्य है। तो प्रारंभिक वैदिक काल की बात हो रही है भाई। महाजनपद कितने, 16, उनमें से 4 महाजनपद शक्तिशाली। सबसे शक्तिशाली तो महाजनपद कौन सा था, मगध। मगध ने धीरे धीरे करके सभी महाजनपदों पे कब्जा कर लिया था। मगध आपके बिहार में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। तो मगध की बात हो रही है, तो मगध की जो प्रारंभिक जो राजधानी थी ना वो राजगृह थी। कौन सी थी, राजगृह। ऐसा नहीं है पाटलिपुत्र राजधानी नहीं रही, पाटलिपुत्र भी राजधानी था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, तो आप कहेंगे उदयन। हर्यक वंश का एक राजा था जिसका नाम था उदयन। इस उदयन के द्वारा जो है पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना गंगा और सोन नदी के संगम पर की गई थी। ठीक है, वैशाली भी राजधानी के तौर पर जो है वो कहा है। ये बंपा नहीं है, ये चंपा है, ध्यान रखना, है ना। ये गलत टाइप हो गया, चंपा। चंपा पता कहाँ की राजधानी थी, चंपा राजधानी थी अंग प्रदेश की। एक अंग महाजनपद था, उस अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। क्या थी, चंपा, ध्यान रखिए। वैशाली भी राजधानी रहा है आपका, कहाँ की, तो वैशाली भी राजधानी रहा है जो है आपकी मगध की, ध्यान रखिएगा। हालांकि वैसे बज्जी की राजधानी थी वैशाली। बज्जी जो महाजनपद था वहाँ की राजधानी थी वैशाली, लेकिन जब बज्जी पर कब्जा कर लिया गया था मगध के द्वारा तो राजधानी वैशाली भी बनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएं भाई, क्या कहते हो। ऑनलाइन टेस्ट कहाँ दें भाई, इधर मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा एप्लीकेशन है शार्प लर्निंग। ठीक है, एप्लीकेशन शार्प लर्निंग ऐप सर्च कर लो, या आप सन्मय प्रकाश भी अगर आप सर्च करेंगे तो ये एप्लीकेशन खुलकर आ जाएगा। और धुआंधार इंस्टॉलेशन इसकी चल रही है, बड़ी जो है मतलब हम ये खुशी के साथ ये कह सकते हैं कि जो हमारा ऐप है वो काफ़ी तरक्की कर रहा है और धुआंधार इंस्टॉलेशन इस पर चल रही है। क्योंकि जो 71वीं बीपीएससी के लिए जो हमने बैच जो चलाया था उस बैच के अंतर्गत धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे भाई 1 साल से। 1 साल की मेहनत, अब उसका परिणाम दिखाने का समय आ गया है, तो उसी के लिए ये क्लास 30 डेज जो प्लान है हमारा वो लाया गया है। चलिए, तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है।
सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि जो ऋग्वेद है प्यारे साथियों, इस ऋग्वेद को पढ़ने वाला जो ऋषि होता था, उस ऋषि को कहा जाता था होत्र ऋषि। क्या कहा जाता था? ऋग्वेद को पढ़ने वाला या ऋग्वेद का पाठ करने वाला ऋषि कौन सा? होत्र। ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं? तो ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या मेरे प्यारे साथियों कितनी है? तो 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में अगर आपसे पूछ ले कि सूक्त कितने हैं, तो आप बताओगे 1028 सूक्त हैं मेरे प्यारे साथियों। ऋग्वेद में अगर आपसे पूछ ले कि श्लोकों की संख्या बताइए कितनी है, तो आप कहेंगे 10,500 प्लस, यानी 10,500 से ज्यादा श्लोक जो है वो ऋग्वेद में दिए गए हैं। ऋग्वेद में जो 10 मंडल हैं, इनमें से 2 से लेकर 7 तक जो मंडल हैं आपके, वो सबसे पुराने मंडल हैं। उसके बाद 8वें मंडल की रचना हुई, उसके बाद 9वें मंडल की रचना हुई, और सबसे लास्ट में रचना हुई थी पहले और 10वें मंडल की। तो सबसे नवीन मंडल अगर आपसे पूछा जाए ऋग्वेद के सबसे नवीन मंडल का नाम बताइए, सबसे नया मंडल का नाम बताइए, तो आप कहेंगे कि ऋग्वेद के सबसे नवीन मंडल का नाम है पहला और 10वां। ठीक है, इसमें जो 7वां मंडल है, 8वां मंडल है, 9वां मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के जो है 9वें मंडल के 114वें सूक्त में लिखा हुआ है, ऋग्वेद के 9वें मंडल के 114वें सूक्त में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि जो आर्य थे वो जम्मू एंड कश्मीर की मूजवंत चोटी से सोम रस पान करते थे। क्या करते थे? सोम रस पान। सोम रस जो होता है ना, वो किसी प्लांट की पत्तियों से प्राप्त होने वाला एक प्रकार का जूस होता था। उस जूस को पीते थे कौन? आर्य। क्योंकि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। जो वैदिक सभ्यता है, इस वैदिक सभ्यता का काल 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जिसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, आपका ऋग्वैदिक काल और आपका उत्तर वैदिक काल। ध्यान रखिएगा। तो 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मान लो आपसे पूछ ले प्रश्न ऐसा कि शूद्र शब्द का उल्लेख कौन से मंडल में मिलता है, तो आप कहेंगे 10वां मंडल। कौन सा? 10वां मंडल जो है उसमें शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। इसके अंतर्गत एक पुरुष सूक्त है, उस पुरुष सूक्त के अंतर्गत शूद्र शब्द का उल्लेख जो है वो किया गया है 10वें मंडल में मेरे प्यारे साथियों, ये ध्यान रखना। ठीक है, 10वें मंडल में। ठीक है, अगर मान लो प्रश्न आपसे पूछ रहे दशराज्य युद्ध का वर्णन कौन से मंडल में किया गया है, तो दशराज्य युद्ध कौन सा मंडल है? 7वां है या 8वां है? चलिए आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। दशराज्य युद्ध, जिसमें एक कबीला था भरत कबीला, उसका राजा था सुदास, और इसके अलावा जो है कई सारे अनार्य कबीले थे, और इस राजा सुदास ने उन सभी कबीलों को जो है पराजित कर दिया था। उस पूरे युद्ध को हम बोलते हैं दशराज्य युद्ध। 10 राजाओं के साथ उसने युद्ध लड़ा था, 10 राजाओं को उसने पराजित किया था अकेले ही। भरत कबीले का प्रमुख था, उसी के नाम पे ऐसा बोला जाता है, भरत कबीले के नाम पर ही भारत का नाम जो है वो भारत रखा गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? अभी तो मेरे प्यारे साथियों बताया है। 9वां मंडल किसको समर्पित है? 9वां मंडल समर्पित है आपका सोम देवता को। सोम देवता मिल रहा है कहीं? बिल्कुल ये रहे, सोम और इस पर पेय है नामाकृत देवता। अच्छा, जब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की, जब हम ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं, तो ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे वो कौन थे? तो सबसे प्रमुख देवता था ऋग्वैदिक काल का इंद्र। इंद्र के बाद मित्र। मित्र किसको बोला जाता था? मित्र बोलते थे अग्नि को। इंद्र, मित्र, फिर उसके बाद वरुण, और वरुण के बाद नासत्य। ये प्रमुख देवता थे। ठीक है, 33 कोटि देवताओं का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में किया गया है। इंद्र को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? प्रश्न ऐसे पूछे तो आप कहेंगे इंद्र को कहा गया है ऋग्वेद में पुरंदर। पुरंदर का अर्थ क्या होता है? पुरंदर का अर्थ होता है किलों को तोड़ने वाला। पुरंदर का अर्थ क्या होता है प्यारे साथियों? किलों को तोड़ने वाला जो है वो अर्थ होता है। ध्यान रखिए, बिल्कुल हर एक प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से तोड़ कर देख रहे हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र की बात हो रही है। गायत्री मंत्र बचपन से आप जो है पढ़ते आ रहे होंगे। गायत्री मंत्र का जाप भी करते होंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये क्या है? ये गायत्री मंत्र है। किसको समर्पित है पता है आपको? ये सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। सूर्य देवता का पाठ या सूर्य देवता की स्तुति करने के लिए गायत्री मंत्र जो है वो गाया जाता है। तो यहां पर अगर आप देखें तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है? ऋग्वेद में। आपसे प्रश्न पूछ ले ऋग्वेद के कौन से मंडल में, तो ध्यान रखिएगा ऋग्वेद के तृतीय मंडल में किस देवता को समर्पित है भाई? गायत्री मंत्र सूर्य देवता को, या सूर्य अगर नहीं लिखा है तो सविता लिखा होगा, क्योंकि सविता भी सूर्य का पर्यायवाची होता है। ये भी अगर नहीं लिखा है तो सवित्र लिखा होगा, सवित्र का मतलब भी सूर्य होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो अच्छा, भगवत गीता किसने लिखी है? तो भगवत गीता जो है वो वेद व्यास ने लिखी थी, क्योंकि भगवत गीता जो है वो महाभारत का एक पार्ट है। महाभारत का एक छोटा सा पार्ट जो है वो भगवत गीता। अच्छा ये बताओ, आप लोगों को पूछता हूं भाई, जो अपना बिहार है उस बिहार में छठ पूजा जो मनाई जाती है उसके अंतर्गत किस देवता की पूजा की जाती है बताओ? छठ पूजा। ये तो मैंने यहां पर बता दिया आपको कि जो तृतीय मंडल है वो आपका, उसमें गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है, लेकिन छठ पूजा बताओ आप, छठ पूजा जो है वो किसके, उसमें कौन से देवता की जो है वो पूजा की जाती है छठ पूजा के पर्व के दौरान? बिहार का सबसे बड़ा उत्सव है कि नहीं है? बताइए भाई, है कि नहीं है? तो आप लोग कह रहे हैं सूर्य देवता की पूजा, बहुत बढ़िया। अच्छा मान लो आपसे पूछे उपनिषद का मतलब क्या होता है? उप शब्द का मतलब होता है समीप या पास, और निषद शब्द का मतलब होता है ज्ञान। यानी एक तरीके से आप ऐसे मान लो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना क्या है? उपनिषद कहलाता है। क्या कहलाता है? उपनिषद। अगर आपसे पूछा जाए यजुर्वेद को पढ़ने वाला ऋषि कौन सा था, तो आप कहेंगे अध्वर्यु। क्या नाम था? यजुर्वेद को पढ़ने वाला ऋषि अध्वर्यु था। यजुर्वेद में यज्ञों के बारे में जो है चीजें बताई गई हैं। किसके बारे में? यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं, जो यज्ञ हैं वो उनमें जो है कितने प्रकार के हैं, यज्ञ जो है उसको करने के लिए क्या क्या मेथड जो है वो अपनाए जाते हैं, वो सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके यजुर्वेद में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमने ध्यान दिया है। ठीक है, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, बहुत बढ़िया। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? ये अछूत का मतलब क्या है समझिए। शुरुआती दौर में ऐसा कहा जाता है कि 4 वर्ग हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अच्छा, ये 4 जो वर्ग हैं ये कर्म के आधार पे होते थे। जैसे मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी भुजाओं में पावर है, और उस व्यक्ति ने दायित्व ले रखा है कि मैं कबीले की रक्षा करूंगा, मैं गांव की रक्षा करूंगा, वो क्षत्रिय कहलाया। एक ने कहा कि मैं वेदों का पाठ करूंगा, वो ब्राह्मण कहलाया। एक ने कहा कि जो है मैं कृषि कार्य करूंगा, पशुपालन करूंगा, वैश्य कहलाएगा। एक ने कहा कि मैं तो भाई तुम सभी की सेवा करूंगा, तो वो आपका शूद्र कहलाया। लेकिन बाद में चलकर क्या हुआ? बाद में जो है वो ये बोला गया कि नहीं, अब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य, शूद्र का बेटा शूद्र होगा। अब जो है कर्मगत आधारित चीजें नहीं होंगी, अब वंशानुगत आधार पर चीजें होंगी। बाद में चल के इस वर्ग को अछूत माना जाने लगा। ये बोला जाने लगा कि अगर शूद्र वर्ग अगर किसी से टच भी हो जाता है तो ये वादवाकी के जो वर्ग हैं वो कैसे हो जाएंगे? ये वादवाकी के जो वर्ग हैं वो भी अछूत हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे। इस प्रकार की अवधारणाएं जो है, तो ये किसके समय में आया था? तो ये या तो आप कह दो धर्मशास्त्र के समय में। अगर ऑप्शन में ये नहीं होता तो फिर ऐसी स्थिति में लिखा होता सूत्रकाल। सूत्रकाल ऑप्शन में नहीं होता तो ऐसे लिखा होता स्मृति काल। स्मृति काल अगर ऑप्शन में नहीं लिखा होता तो ऐसे लिखा होता बुद्ध काल। बुद्ध काल अगर ऑप्शन में नहीं लिखा होता तो आप बोलते कि पुनर्जागरण काल। क्या लिखा होता? पुनर्जागरण काल लिखा होता। कोई ना कोई ऑप्शन में होता। ये सब एक ही समय के नाम है। धर्मशास्त्र का समय कह दो, सूत्र काल कह दो, स्मृति काल कह दो, बुद्ध काल। देखो शूद्र शब्द या जो है शूद्र शब्द जो है वो आपका ऋग्वेद में उल्लेखित है, लेकिन उस समय शूद्र को अछूत नहीं माना जाता था। उस समय शूद्र कोई भी व्यक्ति हो सकता था। जैसे ब्राह्मण का बेटा है वो भी शूद्र हो सकता था ऋग्वैदिक काल में, उसमें स्पष्ट तौर पर बोला गया।
उसमें एक व्यक्ति बोलता है कि मेरी 4 संतानें हैं, जिनमें से एक कुमार है, एक चिकित्सक है। तो कर्म के आधार पर चीजें होती थी ऋग्वैदिक काल में। उस समय अछूत जैसी कोई भी संकल्पना मौजूद नहीं थी, ध्यान रखिएगा। 21वां प्रश्न क्या कहता है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ है? तो मैंने आपको बताया, देखो अगर आप जो पहले के जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के आधार पर अगर आप देखें तो लोहे की खोज जो है वो हुई है आपकी 1000 ईसा पूर्व या 1000 बीसी में। कहां से? तो एक जगह मिलती है जिसका नाम है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा जो स्थान है वो आपका कहां पर है? तो अतरंजी खेड़ा जो है वो स्थान आपका मौजूद है प्यारे साथियों, कहां पर? तो अतरंजी खेड़ा एटा उत्तर प्रदेश। यहां से लोहे के पहले साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और यहीं से उत्तर वैदिक काल की शुरुआत होती है। ऋग्वैदिक काल खत्म होता है, उत्तर वैदिक काल की शुरुआत होती है। जब लोहे का प्रयोग मानव ने स्टार्ट किया था तो ऐसी स्थिति में उसने लोहे का प्रयोग जंगलों को काटने के लिए, कृषिगत हल बनाने के लिए, राजा के हथियार बनाने के लिए उपयोग किया था, जिसकी वजह से लोहे के आने के कारण समाज में बहुत बड़ा बदलाव आया था, समाज में बहुत बड़ी क्रांति आई थी, समाज संपन्न हुआ था। क्योंकि कृषिगत कार्य के अंतर्गत अगर आप देखें तो प्रोडक्शन बढ़ा है। लोहे के आगमन से मजबूत हल का निर्माण और उस मजबूत हल से जो है गहरी जुताई संभव हुई और उस गहरी जुताई ने कृषिगत उत्पादन को बढ़ावा दिया था। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं आपका आंसर क्या होगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं जो है वो इसका राइट आंसर होगा। 22वें प्रश्न पे आ जाइए भाई, क्या कहता है हमारा 22वां प्रश्न? बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, करिएगा इस प्रश्न को। और भाई मेरे जितने भी स्टूडेंट, सभी से विनम्र निवेदन, हम्बल रिक्वेस्ट है ये कि आप लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर पूरी टीम शार्प लर्निंग वाली इतनी मेहनत कर रही है तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप वीडियो को, जो भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी आपके पास टेलीग्राम चैनल हैं, उनमें आप शेयर करें, है ना। और मैं तो ये कहता हूं कि मैं तो अपना, है ना, कट्टर शिष्य उसको मानूंगा जो मेरी पढ़ाई हुई वीडियो को अपने स्टेटस पे लगाएगा, है ना, व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक स्टेटस पे लगाएगा ना, वो कट्टर शिष्य माना जाएगा। चलिए, बोगस कुई का महत्व क्या है भाई? बोगस कुई, बोगस कुई जो है वो एक अभिलेख का नाम है। बोगस कुई एक अभिलेख है। बोगस कुई या जिसको हम बोलते हैं मितन्नी अभिलेख, बोगस कुई अभिलेख कह दो या मितन्नी अभिलेख कह दो, ये 1400 बीसी का अभिलेख है। कब का है? 1400 बीसी का अभिलेख है और ये वैदिक काल से संबंधित है। किससे? वैदिक काल। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो वैदिक देवता हैं उन देवताओं का उल्लेख किया गया है, इंद्र का, मित्र का, वरुण का, नासत्य का, इन देवताओं का उल्लेख जो है वो इसमें हुआ है। तो बोगस कुई क्या है? तो बोगस कुई वह अभिलेख है जिस अभिलेख में हिंदू देवी देवताओं या वैदिक देवी देवताओं का उल्लेख जो है वो मिलता है ना। चलिए, तो बहुत प्यारा प्रश्न था, आसानी से आपने इसका आंसर कर दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, 23वां प्रश्न। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ जाओ भाई प्रश्न पे। प्रश्न क्या कहता है? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? अभी अभी मैंने जिस युद्ध का नाम लिया था प्यारे साथियों, कौन सा था? 10 राज्य युद्ध। जो 10 राज्य युद्ध है, इसमें एक तरफ तो था भरत कबीला और इस भरत कबीले का जो राजा था उसका नाम था सुदास। क्या नाम था? सुदास। दूसरा मैंने आपको बताया था, इसमें अपोजिट साइड में 10 अनार्य कबीले थे। अनार्य कबीले का मतलब जो आर्य नहीं है, 10 अनार्य कबीले, और इनके बीच में जो है रावी नदी के तट पर युद्ध हुआ था, भयानक युद्ध हुआ था, जिसमें भरत कबीले के राजा सुदास ने इन 10 राजाओं को पराजित कर दिया था। ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। कौन सी नदी? रावी। रावी नदी को पुरुषणी कहा जाता था ऋग्वेद में। ऋग्वेद में नदियों के नाम दूसरे दूसरे मिलते हैं, देखो ध्यान रखना। जैसे ऋग्वेद में जो आपकी चिनाब नदी है उसे क्या कहा जाता था? चिनाब को कहा जाता था अस्किनी, ठीक है। झेलम को कहा जाता था बेतस्ता, सतलज को कहा जाता था शत्रुदी, ब्यास को कहा जाता था विपाशा,
काबुल नदी को कहा जाता था कुबा। क्या कहते थे? कुबा। रावी नदी को मैंने बता दिया पुरुषणी, ठीक है। इसके अलावा गंडक नदी को क्या कहा जाता था? सदानीरा। नर्मदा नदी को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? तो रेवा, है ना। आपसे पूछा जाए गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार है ऋग्वेद में? 1 बार। यमुना नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है? 3 बार। यानी ऋग्वैदिक आर्यों के लिए यमुना का महत्व तो गंगा से ज़्यादा था। ऑप्शन आपका हो गया क्या? पुरुषणी। क्या हो गया भाई? पुरुषणी। बहुत प्यारा प्रश्न है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। चलिए 24वां प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? गौतम बुद्ध के बारे में 3 चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखिएगा गौतम बुद्ध के बारे में। वो चीज़ें क्या क्या हैं? तो आराम से यहाँ से जो है इनको याद रख सकते हैं। पहला जन्म, दूसरा ज्ञान प्राप्ति, तीसरा जो पॉइंट है जन्म ज्ञान प्राप्ति, और तीसरा है मृत्यु। मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। महापरिनिर्वाण बोला गया है इसको। तो भाई जब पूछा जाए जन्म कहाँ पर हुआ था तो आप कहेंगे जन्म हुआ था लुम्बिनी, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, है ना। लुम्बिनी, लुम्बिनी कह दो या कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति, तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी आपकी बोध गया में, बोध गया बिहार। मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो मृत्यु हुई थी कुशीनगर, या महापरिनिर्वाण जो है वो कहाँ पर मिला था? तो कुशीनगर में। तो कुशीनगर महापरिनिर्वाण, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। अच्छा, मान लो आपसे प्रश्न पूछे कि ज्ञान की प्राप्ति जो हुई है महात्मा बुद्ध को या सिद्धार्थ को, उसी के बाद तो ये बुद्ध कहलाए थे। तो बुद्ध का मतलब क्या होता है? बुद्ध का मतलब ज्ञान ही तो होता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद कहलाए बुद्ध। जब हमने बात की है कि मृत्यु, मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। अच्छा, महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ पर हुआ था? पहला उपदेश उन्होंने कहाँ पर दिया था? तो ये भी ध्यान रखना है। चौथा पॉइंट और ध्यान रख लेना, एक या तो ऑप्शन में ऋषिपत्तनम दे रखा होगा, अगर ऋषिपत्तनम नहीं दे रखा है तो भाई सिटी का नाम दे रखा होगा सारनाथ। ऋषिपत्तनम एक जगह का नाम है ना, सारनाथ एक सिटी है, जिला है सारनाथ। तो सारनाथ के ऋषिपत्तनम में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया है प्रथम उपदेश को। महात्मा बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था तो उसे महाभिनिष्क्रमण बोला गया है। क्या बोला गया है? महाभिनिष्क्रमण। बहुत बढ़िया। जन्म का प्रतीक कमल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार श्वेता जी। चलिए, तो गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर? तो याद रखिएगा लुम्बिनी। कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। किसका? महावीर स्वामी का। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उदयन। कौन था? उदयन। वैशाली कहाँ की राजधानी थी? तो बज्जी की राजधानी थी। बज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली, है ना। चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब पहला उपदेश। पहला उपदेश जो है कहां पर दिया था? तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि सारनाथ। सारनाथ, या ऑप्शन में क्या होना चाहिए? ऋषिपत्तनम। ऋषिपत्तनम, बहुत बढ़िया, है ना। निरंजना नदी के तट पर, बहुत बढ़िया। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। 26वां प्रश्न क्या कहता है भाई हमारा? जो हमारा 26वां प्रश्न है ये भी बहुत शानदार प्रश्न है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है वो अभी अभी मैंने आपको बताया सारनाथ या ऋषिपत्तनम। ऋषिपत्तनम। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो ज्ञान प्राप्ति गया या बोध गया कह दो आप, है ना। वैशाली, वज्जी की राजधानी, ध्यान रखिएगा। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी रहा है। मौर्य काल में तो पाटलिपुत्र ही राजधानी रहा है मगध की। मगध का उत्कर्ष हो गया था। और मगध क्या, वो मगध साम्राज्य थोड़ा ही था, वो तो पूरा का पूरा भारत था। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण किया था। नेक्स्ट आते हैं भाई, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? वही प्रश्न पूछ रहा है भाई।
सबसे पहले हम बात करते हैं पार्श्वनाथ। ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो उनका नाम था पार्श्वनाथ। फिर हम बात करते हैं गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के बारे में तो भाई मैंने आपको बता ही दिया कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर बोध गया में। महावीर स्वामी की जब हम बात करते हैं तो महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर थे, ध्यान रखिएगा। जैन धर्म को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि इन्होंने ही दिलाई थी महावीर स्वामी ने। हालांकि जैन धर्म के फाउंडर नहीं है ये। जैन धर्म के फाउंडर कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले संत थे जिनका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। किसमें? ऋग्वेद में किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो गौतम बुद्ध जो है वो इसका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा ये लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। और मैं आपको बता दूं कि आज प्रश्न थोड़े से कम अटेंड हो पाए हैं, लेकिन कल से हम प्रश्नों की संख्या भी बढ़ाएंगे और प्रश्नों का लेवल भी थोड़ा सा बढ़ेगा। तो बिल्कुल तैयार होके आइएगा, सूट बूट पहन के, है ना, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। फ्लाइट टेक ऑफ जो है होने वाली है, अभी तो लैंड होने वाली है, मतलब कल टेक ऑफ होगी, तब के लिए मैं बात कर रहा हूँ। चलिए, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख जो है वो किया गया है। इसमें आपको मैच करना है भाई। अब देखो, अभी अभी मैंने 4 घटनाएं बताई थी। जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में, मैच कर दो। पहले का तीसरा बन रहा है, पहले का तीसरा एक ही ऑप्शन में बन रहा है। कौन से वाले में? इसमें बन रहा है, सी ऑप्शन होना चाहिए आंसर। ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में, तो दूसरे का 2 बन रहा है ना। प्रथम प्रवचन कह दो या फिर धर्मचक्र प्रवर्तन कह दो, कहाँ पर हुआ था? सारनाथ में, तो तीसरे का पहला बन रहा है। निधन कहाँ पर हुआ था? तो कुशीनगर में, ये बन गया आसानी से। सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये है कि भाई जो हमारे प्रश्न हैं वो प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं सारे के सारे। कल से हम फिर मिलेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, और जाना कहीं नहीं है, अभी अविनाश सर आप लोगों के लिए 3 बजे लेकर आ रहे हैं रामबाण क्लास को अटेंड करना है बहुत शांत तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से। सर जो भी चीज़ बोल रहे हैं उस पर फोकस करना है। तो नेक्स्ट क्लास जो है वो अब 3 बजे से स्टार्ट होगी। इस क्लास में सिर्फ इतना ही। आज की वीडियो को विराम देते हैं भाई। थैंक यू वेरी मच।